अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। आज मैं आपके पास MTH 643 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मैंने कोशिश की है कि ये जितने भी क्वेश्चन शेयर किए गए हैं इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो मेरे नॉलेज में है मैं उनका सॉल्यूशन आपसे शेयर कर दूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें सबसे पहले कहा गया था कि आपने x और y को सिंबॉलिक वेरिएबल्स के तौर पर डिक्लेयर करना है, और ये हमारी यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन हो गई। बाकी ये जो ऊपर 3 कमांड्स हैं, ये हर एक प्रोग्राम जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके शुरू में हमें ये पहले लिखनी पड़ती हैं, ताकि जो पहले से वर्क स्पेस में जो वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर हुए हैं या कमांड विंडो के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो स्क्रीन क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स x और y को डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमें कहा गया था कि एक एक्सप्रेशन लिखनी है जो कि z इक्वल्स टू x टाइम्स y टाइम्स साइन पाई के बराबर है। वो हमने z इक्वल्स टू x टाइम्स y टाइम्स साइन पाई के बराबर हमने एक जो एक्सप्रेशन है उसको डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हमने x की जगह पे 10 और y की जगह पे 7 वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है, और जो वैल्यू ऑफ z आती है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए SOL नाम का एक वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया, और उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ जो वैल्यू आती है z की सब्सटीट्यूट करने से। अब सब्सटीट्यूट कमांड काम कैसे करती है कि SUBS लिखेंगे पहले हम। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम कहाँ पे कौन सी जो हमारी एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो z है। हम z को पहले लिखेंगे। उसके बाद किस किस वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको हम सब्सटीट्यूट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x और y जो हैं उनकी वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करना चाह रहे हैं, और कौन कौन सी वैल्यूज़ से y और x की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। वो x की जगह 10 और y की जगह पे 7, ये हमने कमांड लिख दी है। अब इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये जो प्रोग्राम की आउटपुट है ये हमारे पास कमांड विंडो के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दी गई थी s इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमने पहले लिखनी है मैटलैब के अंदर, और फिर उसके बाद इस एक्सप्रेशन के अंदर a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह 3 और d की जगह 4 वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके लिए हम पहले तो ये जो वेरिएबल्स हमारे पास इस इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन है उसमें शो होंगे उनको हमने डिक्लेयर कर दिया। 4 वेरिएबल्स हैं, 5 x, a, b, c और d। उसके बाद जो हमारी एक्सप्रेशन है s इक्वल्स टू a टाइम्स x³ प्लस b टाइम्स x² प्लस c टाइम्स x प्लस d, ये हमने लिखी। और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। मीन इसमें जो वैल्यूज़ a1, b2, c3 और d4 कहा गया है सब्सटीट्यूट करने के लिए, तो उसको लिए हमने इसको सोल्यूशन SOL वेरिएबल का नाम दे दिया, और उसमें हम सब जो सब्सटीट्यूट कमांड है उसको यूज़ करेंगे। और इस सब्सटीट्यूट कमांड को इस्तेमाल करते हुए किस में हमने ये सब्सटीट्यूट कमांड इस्तेमाल करनी है s वेरिएबल में, और उसके बाद किस किस वेरिएबल्स की हमने वैल्यूज़ जो हैं वो सब्सटीट्यूट करनी है। तो a, b, c और d, और कौन कौन सी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है। 1, 2, 3, 4। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 2 आंसर्स आएंगे बेसिकली। पहली तो हमने ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन डिक्लेयर की है वो हमारे पास आ गई है इस शक्ल में s इक्वल्स टू ax³ bx² cx d प्लस d, और उसके बाद जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से जो इसका सोल्यूशन आता है वो हमारे पास ये शक्ल में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है x इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको हमने एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर x और y दो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए ये सिम्स कमांड लगा दी हमने। उसके बाद हमने इस जो एक्सप्रेशन है इसको नाम देना है, कोई भी हमने नाम दे दिया। अगर नाम ना भी दें तब भी हम अगर डायरेक्टली एक्सपैंड लिख के तो आगे ये सारी की सारी ये कमांड ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख दें तो उस तरीके से भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको इसी तरीके से करके दिखा देता हूँ आपको, जिस तरह आपके साथ मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इस इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दी है, a को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी है। अब सोल्यूशन a जो होगा वो उसमें इस एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन आ जाएगी, और सोल्यूशन d जो होगा उसमें जो हमें ये एक्सप्रेशन दी गई थी इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी सिंप्लीफिकेशन इसमें होके आ जाएगी। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आ जाएंगे बेसिकली।
सोल्यूशन ए जो है वो जो हमारी ये फर्स्ट टर्म थी जिसकी एक्सपेंशन थी वो आ गई है, और सोल्यूशन बी में हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन थी जो कि एक एक्सपेंशन दी हुई थी, इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी थी, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इस शक्ल में आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 फंक्शंस गिवन हैं, cos x, sin x और टेंजेंट x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट जो हमारा फंक्शन था वो cos 3x - 2 है, सेकंड फंक्शन sin 5x + 1 है, और थर्ड फंक्शन टेंजेंट 3x है। और x की वैल्यू हमने π/2 के ऊपर मालूम करनी है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है हमारे पास x, तो उसको हमने सबसे पहले तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि x की वैल्यू को डिफ़ाइन किया कि x जो है वो π/2 के इक्वल है। उसके बाद जो 3 फंक्शंस हैं हमारे पास a, b और c, उनको नाम दिए हैं और उनकी वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया है। अब डिक्लेयर करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस कमांड को रन करते हैं हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन दी हुई थी और उस एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। एक्सप्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन जो हमें गिवन था। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें हमने इस मुकम्मल एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना था। इसकी एवेल्यूएशन जो है वो किस तरह की गई है कि ये पूरी की पूरी जितनी भी टर्म है, क्योंकि वो सारी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का जो शॉर्टकट बिल्ट इन फंक्शन है SQRT वो यूज़ किया, और उसके बाद ये सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है इसको लिख के तो इसको रन किया गया है। तो जब रन करेंगे तो मैंने इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। एक तो ये इसकी आउटपुट आएगी, और दूसरा तरीका मैंने क्या किया हुआ है कि जो ये एक्सप्रेशन थी हमारी जो गिवन, इसमें ये जो डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर है, इन दोनों को मैंने सेपरेट सॉल्व किया है या लिखा है। ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, इसको सेपरेट b का नाम दिया है, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको मैंने सेपरेट c का नाम दिया है। और उसके बाद ये हमारे पास ये जो b और c है, ये मैंने उनके जो एक्सप्रेशन थी उसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को सेपरेट वेरिएबल्स के नाम दे के उसको सॉल्व किया है। और उसके बाद जो d है, d बेसिकली हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, जो b और c की टर्म्स थी उन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब आप चाहे तो इतनी कमांड, अगर फ़र्ज़ करें मैं ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसको डिलीट भी कर दूं, तो इस कमांड को मैं अगर रन करता हूं तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। यानी अगर इसको रन किया जाए तो भी आंसर वही आएगा, और जो अगर इसको रन किया जाए पूरी के पूरे कोड को, दोनों डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जब इसको रन किया जाता है तो आप देख रहे हैं कि ए का जो आंसर है वो भी 46.3148 है, और जो डी आंसर है, जो ये फार्मूला लगाया हुआ है या कोड लिखा हुआ है, इसका आंसर भी 46.3148 है। मीन 2 डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास हमें कहा गया था कि एक मैट्रिक्स आपने क्रिएट करना है किसी भी नाम से, और उसमें आपने x और y इनकी वैल्यूज़ को 3 और 7 से रिप्लेस करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रबल है, अभी वो क्लियर हो नहीं रहा। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो वेक्टर v आ रहा है ये वेक्टर फॉर्म में आ नहीं रहा। ये इंडिविजुअल वेक्टर्स को इसमें आ रहे हैं सेपरेट, हर रो को अलग एक सेपरेट मैट्रिक्स की फॉर्म में उसने लिखा हुआ है। बट ये है कि इस पर अभी वर्क मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका सोल्यूशन भी आपसे शेयर कर दूँगा। मज़ीद इसका क्वेश्चन जो है उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, उसमें हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि आपने एक वेक्टर लिखना है मैटलैब के अंदर v, और वो 2 से लेकर 100 तक उसमें एंट्रीज़ होनी चाहिए, और फिर आपने v² कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे होगा? उसके लिए हम क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो पहले तो v वेक्टर हमने लिया। अब उसमें क्योंकि ये स्टार्टिंग उसकी 2 से हो रही है और एंडिंग उसकी 100 तक हो रही है, और बीच में ये जो है ये इंक्रीमेंट है कि हमने कितने कितने नंबर्स का गैप दे के तो उसको लिखना है। तो हमने यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट देना है, मीन के 2 का गैप देना है। तो उसके बाद बाकी जो इसकी कैलकुलेशन है, जो वो कह रहा है v² कैलकुलेट करना है, तो v² के लिए हम इसको, मैंने आंस का जो वेरिएबल है उसका नाम दे दिया है। वो v.² यहाँ पे पावर 2 जो है उसके पीछे डॉट लगा। अगर फ़र्ज़ करें कि इसको मैं डॉट को ख़त्म करता हूँ तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं होगा,
क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होने चाहिए। तो ये चूँकि एक हमारे पास रो वेक्टर है या रो मैट्रिक्स है, तो इस वजह से इसकी मल्टीप्लिकेशन उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकेगी, तो इसलिए यहाँ पे डॉट लगाना जो है वो ज़रूरी है। तो जब इसको हम रन करते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये 1 से लेकर 20, और अगर आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 यानी इवन नंबर्स हैं सारे, बीच में 2-2 का गैप है, और ये 100 तक जा रहा है। उसके बाद वी स्क्वायर का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल एंट्री का स्क्वायर लेना है हमने। तो जिस तरह ये 2 का आ गया, 4 का आ गया, 6 का आ गया, 8 का आ गया, 10 का आ गया, 12 का आ गया, और ये चलता जा रहा है, ये 100 का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से ये इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमें कहा गया था कि 2 मैट्रिसेस हमें गिवन थे, एक यू और एक वी, और उन दोनों मैट्रिसेस की हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो करनी थी। सो मैट्रिक्स यू जो था उसकी एंट्रीज़ 1 से लेकर 7 तक थी, तो बजाय कि हम इंडिविजुअली हर एक एंट्री को लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7, तो हमने क्या किया है कि 1, उसके बाद ये कॉलन साइन है और 7, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 7 तक सारी वैल्यूज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। जबकि जो वी वेक्टर था उसमें डिफरेंट एंट्रीज़ थी, तो दरमियान में कॉमा से हमने इसको सेपरेट किया है। सो 9, 8, 7, 6, 6, 4, 1। फिर सोल्यूशन 1 में हमने क्या करना था, u मल्टीप्लाई बाय v करना था। तो सो u डॉट का साइन यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स में आपको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। इसी तरह डिवाइड करने के लिए भी u डॉट डिवाइडेड बाय v करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि u की हर एक इंडिविजुअल एंट्री v की हर एक इंडिविजुअल एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो इसको जब हम रन करते हैं तो आपके पास ये v वेक्टर आ गया, उसके ऊपर u वेक्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, u और v की वैल्यू 9, 8, 7, 6, 6, 4, 1। सो सोल्यूशन 1 में हमने चूँकि u और v को मल्टीप्लाई किया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9, 1, 9, 8, 2, 16, 7, 3, 21, 6, 4, 24, 5, 6, 30, 6, 4, 24, 7, 1, 7। और जो सेकेंड था उसमें u डिवाइडेड बाई v था। सो u की हर एक वैल्यू को v से डिवाइड किया गया, जिस तरह 9 को 1 से डिवाइड किया, 16 को u की वैल्यू बेसिकली हमारे पास ये है 1 डिवाइडेड बाई 9, 2 डिवाइडेड बाई 8, 3 डिवाइडेड बाई 7, 4 डिवाइडेड बाई 6। सो इस तरीके से ये इसका सोल्यूशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया था कि हमने एक वेक्टर बनाना है, 4x1 में एक वेक्टर बनाना है, जिस तरह ये था। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि क्रिएट अ 4x1 कॉलम वेक्टर दैट कंटेन्स एनी वैल्यूज़ ऑफ योर चूजिंग, यानी अपनी मर्ज़ी का हमने कोई भी एक 4x1 मैट्रिक्स बनाना है और उसमें अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ लगा देनी है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दे दिया, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं 2, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे तो ये सेकंड रो में चला गया है। यानी अगर हम स्पेस दे के 3 लिखते हैं तो फिर ये एक ही रो, मतलब सेकंड रो स्टार्ट हो जानी थी। चूँकि यहाँ पे हमारे पास 4 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो हम सेकंड कॉलम में नहीं जाना चाह रहे, हम एक ही कॉलम रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सेमी कॉलम की साइन यूज़ हो गई है। सो जितनी भी हमें यहाँ पे रोज़ रखनी है, 4 रोज़ रखनी है, तो 4 नंबर्स लिखने पड़ेंगे और उनके दरमियान में सेमी कॉलम लिखना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है, जबकि कॉलम जो है वो इसमें एक ही आएगा। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये 2, 3, 4, 5 हमारे पास एक 4x1 डायमेंशन का मैट्रिक्स बन गया, कॉलम मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन थी वो ये थी कि आपने एक वेक्टर बनाना है जो कि स्पैन करना चाहिए, जिसकी रेंज होनी चाहिए 0 से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए उसको 2π पे, और उसमें 100 इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स होने चाहिए। यानी उसमें जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो इस तरह आपने सेट करना है कि उसके 100 कॉलम्स बन जाएं, और इस तरह होना चाहिए कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए और लास्ट वैल्यू जो है वो 2π के इक्वल होनी चाहिए। तो ये इसकी कमांड है। इसमें जस्ट क्लियर ऑल, क्लोज ऑल और CLC स्क्रीन क्लियर करने की कमांड्स लिखी हैं। बाकी v हमने वेक्टर डिफ़ाइन किया है,
ज़ीरो से स्टार्ट होगा और 2 पाई पे ये एंड होगा, और बीच में जो इंक्रीमेंट है ये इंक्रीमेंट हमने खुद सेट करना है। ये मुख्तलिफ आपने वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ आप समझ लें कि आपने लिखनी है यहाँ पे, और जहाँ पे आपकी टोटल एंट्रीज़ या टोटल कॉलम 100 शो होंगे तो वो आपका इंक्रीमेंट एक्यूरेट होगा उसका। तो इसको जब हम रन करते हैं तो अगर आप देखें तो ये यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, और इसका एंड जो है वो 2 पाई के ऊपर हो रहा है। तो और इसकी अगर आप देखें तो ये कॉलम 97 to 100 लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे 100 कॉलम्स आने चाहिए। सो चूँकि उसने लिखा हुआ था कि 100 ही कंटेनिंग 100 इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स, तो ये 100 जो है वो हमारे पास इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स जो है वो बन गए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, यहाँ पे 62 मैं कर देता हूँ, तो फिर इसको मैं रन करता हूँ, तो इसके जो कॉलम्स की तादाद है वो 100 से एक्सीड कर जाएगी, ये 1 और 2 हो गए हैं। तो इसलिए ये डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप भी इसको उम्मीद है कि इस तरह कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास कि हमने एक कर्व हमें गिवन थी और उस कर्व को प्लॉट करना था, और इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये हमें कर्व गिवन थी, प्लॉट द कर्व ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर द डोमेन माइनस 2 पाई 2 पाई। सो इसका कोड क्या आएगा कि पहले तो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं एक्स और वाई उनको डिक्लेयर किया है, फिर फंक्शन डिक्लेयर किया है कि फ़ंक्शन जो है वो हमारा एक्स और वाई वेरिएबल में है। सो हमने क्या करना है कि हमने इस फंक्शन में पाई और इस प्लॉट कमांड इस्तेमाल की है। इस प्लॉट किसको प्लॉट करना है? हमने एफ़ को प्लॉट करना है, और कौन से रेंज में प्लॉट करना है, तो वो लिख दिया -2 पाई से -2 पाई से 2 पाई तक। सो इसको जब हम रन करते हैं तो वो हमारे पास इसका ग्राफ शो हो जाता है, जो कि कुछ इस शक्ल में आ जाता है। अब इसको आप ट्राई कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कमांड्स, इस कमांड या एफ प्लॉट, इस प्लॉट, एफ प्लॉट या प्लॉट कमांड से मे बी कुछ इसका आंसर डिफरेंट आए, लेकिन मेरे पास ये आंसर इस तरह आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसकी तरफ हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि हमने एक पैरामीट्रिक कर्व बनानी है इक्वेशन की। अब इस क्वेश्चन का अभी आंसर मैंने निकाला ज़रूर है, बट उसमें थोड़ी सी कंफर्मेशन मुझे नहीं हो रही, मज़ीद इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ अभी। लेकिन ये है कि इसका जो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अगर आप देख लें तो हमें दो यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं, x = 2t log t और y = t sin 3t। सो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे f1 फंक्शन को ले लिया है जो कि t में है, x जो फर्स्ट x था हमारा दिया हुआ उसको में ये t वेरिएबल के हिसाब से फंक्शन है, सो 2t log t। उसके बाद f2 जो है वो भी t वेरिएबल के हिसाब से ही था, तो वो भी t sin 3t। अब इस पर f प्लॉट कमांड लगाई है। f प्लॉट में f1 को पहले जब प्लॉट करूँगा और इसकी ये जो रेंज है जिस वैल्यूज़ के दरमियान हमने इसको प्लॉट करना है वो अपने पास से मैंने यहाँ पे ले लिया। आप इसको -3 मैंने लिया है, -3 से 3, आप -5 से 5 भी ले सकते हैं, -2 से 2 भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कोई नहीं हमें दिया हुआ। सो दोनों और f प्लॉट f1 पे लगाई और उसका कलर जो है वो मैंने रेड देना है। होल्ड ऑन कमांड लगाई है क्योंकि हम दोनों जो ग्राफ है उनको एक ही प्लॉट पे शो करना चाह रहे हैं। उसके बाद f प्लॉट दोबारा कमांड लगाई f2 के ऊपर, वही सेम इसका भी रेंज आ गया -3 to 3 और इसका कलर जो है वो मैं ब्लू देना चाह रहा हूँ, और फिर आखिर में उस पर होल्ड ऑफ कमांड। अब इसको जब रन किया जाएगा सो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है जो कि दो डिफरेंट कलर्स की लाइंस जो है उसको शो कर रहा है। ये जो रेड कलर में जो ग्राफ है ये हमारे पास f1 का है, और जो ब्लू कलर में है ये हमारे पास f2 का ग्राफ है। तो ये हमने पैरामीट्रिक कर्व जो है वो इसकी बना ली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की हम जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन था? क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया था कि हमने ये दो फंक्शन है हमारे पास f और g, और इनको हमने -5 to 5 जो हमारा रेंज है उस पर प्लॉट करना है।
सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो सिंबॉलिक वेरिएबल जो है उनको यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दी है। उसके बाद फंक्शन एफ एक्स वेरिएबल के हिसाब से है तो उसको हमने डिफ़ाइन किया। फिर इसी तरह जी जो है वो भी एक्स के हिसाब से है तो उसको डिफ़ाइन किया। फिर हमने एफ़ प्लॉट कमांड इस्तेमाल किया है तो एफ़ प्लॉट कमांड इस्तेमाल करके पहले एफ़ को प्लॉट किया और उसकी रेंज लिखी है -5 से 5 और उसका कलर रेड दिया है। इस तरह होल्ड ऑन कमांड इस्तेमाल किया क्योंकि हम दोनों फंक्शंस को एक साथ जो है वो प्लॉट करना चाह रहे हैं तो इसलिए होल्ड ऑन कमांड इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह एफ प्लॉट लगा के तो जी को हम प्लॉट करेंगे -5 to 5 और इसका कलर ब्लू आ जाएगा और होल्ड ऑफ। बाकी ये जो एक्स्ट्रा कमांड्स लिखी गई हैं ये एक्स्ट्रा हैं, अगर आप चाहें तो लिख लें, अगर आप चाहें तो ना लिखें, कोई मसला नहीं है। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का एक ग्राफ बन जाता है। इसमें मैंने ग्रिड को ऑन किया है, अगर आप ग्रिड को ऑफ़ कर दें तो ये हमारे पास ग्रिड ऑफ हो गई हैं। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रन करके देखता हूँ तो ये बगैर ग्रिड के ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा जो कि इन दोनों कर्व्स एफ़ और जी को शो कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कहा गया था कि आपने एक कॉन्टूर प्लॉट जो है वो बनाना है और कॉन्टूर प्लॉट की इक्वेशन उसने दी हुई थी, प्लॉट द कॉन्टूर ऑफ z इक्वल्स टू x² + y² ओवर द डोमेन -3 to 3। अब इसका करना क्या है कि हमने मैश ग्रिड जो कमांड है उसको इस्तेमाल किया है और यहाँ पे लिन स्पेस जो कमांड है उसको इस्तेमाल किया गया। सो पहले x हमने डिफ़ाइन कर लिया, x लिन स्पेस -3 से 3 और ये जो बीच में नंबर लिखा हुआ है तो ये पॉइंट्स हैं उसके कि कितने पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड आ जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह y इक्वल्स टू लिन स्पेस -3 to 3 क्योंकि डोमेन हमारे पास सेम है जिसमें हमने उसको प्लॉट करना है। उसके बाद कैपिटल X कैपिटल Y वेक्टर फॉर्म में लिखा है और उसमें मैश ग्रिड क्रिएट की है हमने x और y को इस्तेमाल करते हुए, स्मॉल x और y, ये कैपिटल X और y है और ये स्मॉल x y है जिसकी मैश ग्रिड बन रही है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो फंक्शन उसने दिया हुआ है z इक्वल्स टू x² + y² तो इसकी जो मैश ग्रिड है उसकी ये स्केलर है तो यहाँ पे ये डॉट इसलिए यहाँ पे लगाया गया। सो ये हमने एक z फंक्शन बना दिया और उसका फिर कॉन्टूर जो है वो कॉन्टूर की कमांड इस्तेमाल की है, x y और z कॉन्टूर कमांड लगा के तो x y z का कॉन्टूर लिए। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स का एक ग्राफ बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया था कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र जो है वो इनपुट देगा लेंथ और विड्थ, पहले लेंथ देगा फिर विड्थ देगा और जो प्रोग्राम है वो उस यूज़र को एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके दिखाएगा। सो उसके लिए पहले यहाँ पे हमने लेंथ वेरिएबल जो है उसको डिफ़ाइन किया है। लेंथ वेरिएबल डिफ़ाइन कैसे किया है कि हम इनपुट ले रहे हैं, यूज़र ने इनपुट देनी है और इनपुट के आगे उसका मैसेज आएगा कि जो स्क्रीन के ऊपर यूज़र को नज़र आएगा। सो यूज़र को क्या स्क्रीन पे नज़र आएगा कि प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी ये यूज़र की स्क्रीन पर यूज़र को नज़र आएगा लिखा हुआ। फिर उसके बाद जब यूज़र उसकी लेंथ को डिफ़ाइन करेगा तो फिर उससे पूछा जाएगा कि आप विड्थ जो है वो डिफ़ाइन करें। यूज़र से विड्थ पूछी जाएगी, विड्थ इक्वल्स टू इनपुट किया जाएगा प्लीज़ एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की विड्थ इनपुट की जाएगी। उसके बाद ये फार्मूला इस्तेमाल होगा और ये फार्मूला इस्तेमाल होगा किस तरह कि जो लेंथ और विड्थ प्रोवाइड की गई हैं, ये हमने चूँकि वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं लेंथ और विड्थ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो शो हो जाएगा। सो इस तरीके से ये कमांड जो है वो वर्क करती है। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट वो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए लेंथ आप इसकी पुट करें। सो लेंथ हम उसको 7 दे रहे हैं तो फिर वो पूछ रहा है विड्थ, तो विड्थ के लिए हम 8 सेलेक्ट कर लेते हैं। सो एरिया जो है वो यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके हमें दे दिया 56। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमारे पास आई थिंक अभी इन प्रोग्रेस है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करते हम, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें हमें कहा गया था कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से
कहा जाता है कि आप एक नंबर इनपुट करें और अगर जो यूज़र नंबर इनपुट करता है वो इवन है तो स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए कि वो नंबर जो एंटर किया गया वो इवन है, और अगर वो नंबर ऑड है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आना चाहिए कि वो नंबर ऑड है। सो इसके लिए हम इफ़ एल्स कमांड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमने नंबर डिफ़ाइन किया कि नंबर क्या है, नंबर इक्वल्स टू इनपुट है। इनपुट क्या होगी कि यूज़र को ये मैसेज शो होगा कि प्लीज़ एंटर एनी नंबर, यानी यूज़र से ये मैसेज में पूछा जाएगा कि आप कोई भी नंबर जो है वो चूज़ करें। सो रेंडमली वो कोई भी नंबर चूज़ करेगा। सो अगर इफ़ कमांड हमने यूज़ की है कि इफ़ जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर जो नंबर एंटर किया जा रहा है उसको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर डबल इक्वल टू जो है वो असाइन की जा रही है वैल्यू कि अगर 0 के इक्वल आ जाता है, यानी अगर रिमाइंडर ऑफ द नंबर एंटर्ड इज़ 0, यानी अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो फिर डिस्प्ले क्या करे, द नंबर इज़ इवन। एल्स अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन है, यानी अगर वो 0 नहीं आता, रिमाइंडर जो है नंबर को 2 पे डिवाइड करने से वो 0 नहीं आता, तो फिर क्या डिस्प्ले करे, डिस्प्ले द नंबर इज़ ऑड। और इस तरीके से ये लास्ट पे एंड कमांड करके तो ये कमांड ख़त्म हो जाएगी। इसको जब हम रन करते हैं तो हम कोई भी नंबर जो है वो अपने पास से लिया, जिस तरह ये मैंने 89 लेके तो इसको एंटर किया है तो ये नीचे मैसेज आ रहा है द नंबर इज़ ऑड। इसी तरह अगर मैं दोबारा इस कमांड को रन करूं और 54 लिखूं तो एंटर नंबर लिखा हुआ आ रहा है 54 और द नंबर इज़ इवन। सो इस तरह ये प्रोग्राम नंबर एंटर जो किया जाएगा उसको वो ख़ुद एवेल्यूएट करेगा कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, और उसके अकॉर्डिंगली मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है और एक क्वेश्चन और हैं जिनका भी मुझे डाउट है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके तो उनको भी आपके सामने बहुत जल्द उनका सलूशन शेयर करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। मज़ीद अगर आपको इससे बेहतर कोई सलूशन कहीं पर मिलता है तो वो आप काइंडली मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।